प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, सेठ बिहारीलाल छावड़ा राजकीय महाविद्यालय धूपगढ़। मैं आज आप लोगों को राज्य की नीति के जो निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में बताऊंगा कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है, अपने भारतीय संविधान में इन्हें क्यों डाला गया है। हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की बात की गई है और ये संविधान के भाग 4 में है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहाँ यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वही राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की भी कोशिश करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय हो। मतलब हम जो राजनीतिक विकास है उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की भी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में बात की जाती है। संविधान सभा के सलाहकार श्री BN राव द्वारा यह सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला, वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं, और दूसरे वे जो राज्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किए जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर जो इसके प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में ये कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य जो आर्थिक लोकतंत्र है को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। मैं भी आपसे ये बात कहता हूँ कि उसी देश का राजनीतिक लोकतंत्र ज़्यादा सफल हो सकता है जहाँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी पाया जाता है। और लोकतंत्र अपन किसे कहते हैं कि सामाजिक शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर पैदा करे। इसलिए हम सभी लोग ये जान लें कि किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो, दुराचार की भावना नहीं हो, वहीं पर संविधान ज़्यादा अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। और BN राव ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। अब हम भाग 4 में उल्लेखित जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 36 से 51 तक जिनका वर्णन है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण वो दिए गए सिद्धांत, उनको हम जानने का प्रयास करें कि वे कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिनके माध्यम से ये है। इनमें एक है अनुच्छेद 39, जिसमें यह बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। और अनुच्छेद जो 40 है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में है। अनुच्छेद 43 क्या है, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के संबंध में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और उनकी देखभाल के संबंध में है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको पारित किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 51 तक ये पूर्णतया बताए गए हैं। अब हम ये कहें कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व इनका उद्देश्य क्या था, ये हम जान लें कि वास्तव में इनका क्या महत्व है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक तो ये कारण है, काम। दूसरा, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा, भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजना इससे प्रेरित है। चौथा, इसमें संविधान का दर्शन भी निहित है। फिर हम ये जान लें कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अगर हम वर्गीकरण करें तो ये कोशिश की गई है कि इनके माध्यम से राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। इसमें 3 प्रकार के तत्व हमें दिखाई देते हैं नीति निर्देशक तत्वों में। एक तो गांधीवादी तत्व है जो गांधी जी से प्रेरित है, समाजवादी तत्व है समाज की भागीदारी के लिए, और उदारवादी तत्व है। गांधीवादी तत्वों की अगर अपन बात करें कि अनुच्छेद 40, 43 ख, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 ये गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है और इनके आधार पर ही इनको इसमें लिया गया है।
कुछ राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन भी किए गए हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 के, 43 के और 48 के को शामिल किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसमें अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। ऐसे ही 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसमें 43 के में सहकारी समितियां शब्द को भी जोड़ा गया है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों में एक खास बात और देख लें कि नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे भी हैं जो हमें संविधान के अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही प्रतीत होते हैं, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 335 संघ या राज्यों के कारणों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना, यह अनुच्छेद 335 कहता है। अनुच्छेद 350 के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना, और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देना। तो ये इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाती है। अनुच्छेद ये नीति निर्देशक तत्वों की अगर अपन आलोचना की बात करें कि इनकी क्या क्या आलोचना की जा सकती है, के टी साहा ने कहा है, के टी साहा एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने ये कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, ये एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है ये सवाल, जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इनको संविधान या सरकारें अपने अनुसार निर्धारित कर लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नीति निर्देशकता तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है कि इनको मान्य या न मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं किया है। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे समान नागरिक संहिता। इसलिए हम नीति निर्देशक तत्वों की जब बात करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें या टकराव की स्थिति हमें दिखाई देती है। अब हम बात करें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में टकराव की भी बात हमें दिखाई देती है कई बार कई जगह से। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 व 31 पर वरीयता प्रदान करती थी को अवैध घोषित कर दिया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तथा नीति निर्देशक तत्वों पर मूल अधिकारों को संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात के साथ साथ ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, तो अब ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। बहुत सी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर की भी बात आती है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जिनका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में ही अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। यह व्यक्तियों को दिए गए अधिकार हैं मूल अधिकार, और नीति निर्देशक तत्व यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं जिनके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। तो यह तो व्यक्तियों के लिए है, ये राज्य को सौंपे गए हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों के लिए, नीति निर्देशक तत्व राज्यों को सौंपे गए दायित्व है। ये मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। ये अपन को खास रूप से ध्यान रखना है। चौथा, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है मूल अधिकारों में, जबकि इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। मूल अधिकारों का स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। ये भी एक ध्यान देने की बात है। अगला, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्ति युक्त सीमाएं हैं। इन पर कोई सीमाएं नहीं है नीति निर्देशक तत्व पर, उन पर क्रियान्वयन के लिए कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं। अगला, मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। संविधान 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। इस तरह से अनुच्छेद 32 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय करता है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वह इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 के आधार पर
किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू नहीं किए जाए स्वतः निलंबित माने जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें। वर्तमान में अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो क्या पोजीशन है कि वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना गया है, किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14-19 पर वरीयता दी गई है। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, वैसे ये जान लें कि हम मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और अगर किसी भी परीक्षार्थी को इससे संबंधित कोई और चीज़ें पूछनी हो, जानकारी करने की कोशिश करनी हो, तो वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, फ़ोन कर सकता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और हम ये जान लें कि जैसे हमारे लिए मूल अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी तरह से नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके माध्यम से समाज में एक समानता की स्थापना आर्थिक और सामाजिक स्तर पर दी जा सकती है। इसलिए संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, उन्हें हमारे लिए जानना बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।